हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग टीएसटी पीएचडी एलटी को देखते हुए हम लोग सोशल साइंस में राजनीतिक विचारों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लेटो के पार्ट 1 में उसका संक्षिप्त जीवन परिचय और कुछ उसके सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ा है। आगे की वीडियो में हम लोग प्लेटो का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें उसके कुछ और अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्लेटो से संबंधित उसका पार्ट 2। दोस्तों, हम लोगों ने प्लेटो का दार्शनिक जो विचार उसके थे, ठीक है, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने उसके द्वारा जो 3 सिद्धांत दिए गए थे, गुफा का सिद्धांत, विभाजक रेखा का सिद्धांत और 3 सेब का सिद्धांत, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको समझ लिया होगा और नोट्स भी बना लिया होगा। आगे की कड़ी में देखते हैं प्लेटो का कुछ अन्य सिद्धांत जो दिया है, उसे हम लोग देखते हैं। तो प्लेटो ने अपने अगले सिद्धांत में कहा है, जो कि परंपरागत सिद्धांत है। तो ये जो परंपरागत सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसके जो प्रतिपादक है वह सिफालस और पॉलीमार्क्स महोदय हैं। कौन है? परंपरागत सिद्धांत के प्रतिपादक यदि पूछा जाए तो पॉलीमार्क्स और सिफालस और पॉलीमार्क्स महोदय हैं। सिफालस महोदय इस परंपरागत सिद्धांत के माध्यम से क्या कहा है, उसको आगे हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। सिफालस महोदय कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है, लेकिन प्लेटो क्या कहता है, इसका खंडन करते हुए कहता है कि हर परिस्थिति में सत्य नहीं बोला जा सकता और ऋण चुका देना भी न्याय नहीं है। प्लेटो का कहने का मतलब ये था कि हर परिस्थिति में सत्य नहीं बोला जा सकता, क्योंकि कभी कभी यदि आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे, मान लीजिए हमारे देश का यदि कोई सैनिक है, उसे दुश्मन देश ने क्या किया है, पकड़ लिया है। यदि उसे हमारे देश के बारे में कोई जानकारी वह पूछता है तो सैनिक सही सही बता देगा, तो यह हमारे देश के लिए खतरा होगा। तो प्लेटो यही कहना चाहता है कि हर परिस्थिति में सत्य बोलना ही न्याय नहीं है और ऋण चुका देना भी न्याय है नहीं है। ऋण चुका देने से वह यह कहना चाहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे उससे आप कोई हथियार वगैरह लेते हैं, ये कुल्हाड़ी लेते हैं, यदि फिर इसके बाद उसे वापस करने जाते हैं, यदि वह मानसिक रूप से उस समय विकृत हो जाए, तो यदि हो सकता है कि उस कुल्हाड़ी से आपसे वह आप पे वार कर दे, जिससे आपको क्या हो, नुकसान हो सकता है। तो प्लेटो यही कहना चाहता कि हर परिस्थिति में सत्य बोला नहीं जा सकता और ऋण चुका देना ही न्याय नहीं है, लेकिन सिफालस महोदय यही कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। तो फ्रेंड्स, हमेशा इसको कहानी के तौर पर आप लोग इसको समझते चलिएगा। आगे इस कड़ी में पॉलीमार्क्स महोदय कहते हैं, इन्होंने कहा है कि हमेशा उचित व्यवहार करना चाहिए, लेकिन प्लेटो कहता है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। वही व्यक्ति असफल है जो शत्रु को भी मित्र बना लेता है। प्लेटो ने कहा है, पॉलीमार्क्स पहले कहते हैं कि हमेशा उचित व्यवहार करना चाहिए। इनके कहने का मतलब है, जो जैसा व्यवहार करे, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप अच्छा व्यवहार करिए, और आपके साथ यदि बुरा व्यवहार कर रहा है तो बुरा व्यवहार करिए। लेकिन प्लेटो कहता है कि नहीं, परिस्थितियां अब बदल गई हैं। वही व्यक्ति आज सफल है जो शत्रु को भी क्या करे, मित्र बना ले। ठीक है, तो वर्तमान कोई स्थिति को देखते हुए प्लेटो कहता है कि हमेशा जो उचित व्यवहार करने की बात जो पॉलीमार्क्स करते हैं, उनका खंडन करते हुए कहता है, नहीं, आपको हमेशा परिस्थितियों के साथ चलना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है शत्रु को भी आप प्रेम से यदि मित्र बना लेते हैं तो आज के वर्तमान समय में आप सफल माने जाएंगे। ये प्लेटो ऐसा कहता है। आगे की कड़ी में उसका दूसरा जो सिद्धांत है वह है आपका क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह थेसीमेकर्स हैं। कौन है? थेसीमेकर्स हैं। थेसीमेकर्स महोदय क्या कहे हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थेसमेकर्स कहते हैं कि अन्याय जो है न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली का हित ही न्याय है, लेकिन प्लेटो प्लेटो खंडन करते हुए कहता है कि शासन करना एक प्रकार की कला है और कला का उद्देश्य होता है कि कल्याण करना। प्लेटो कहता है कि अन्याय न्याय से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। किन्हीं परिस्थितियों में झूठ की विजय हो सकती है, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है। थेस मेकर्स कहते हैं कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली का हित है, लेकिन प्लेटो जस्ट उनका ये खंडन करते हुए कहता है कि शासन करना एक प्रकार की कला होती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों का कल्याण करना। उसने कहा है कि अन्याय न्याय से कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। कभी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि झूठ
की विजय हो सकती है, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो उस समय सत्य की ही विजय होती है, ऐसा प्लेटो कहता है। आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं तो जो व्यावहारिक सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो क्या कहना चाहता है। तो इस सिद्धांत के देखते हैं प्रतिपादक कौन है। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वे हैं ग्लाउकन महोदय। ठीक है, कौन है? ग्लाउकन महोदय हैं। ग्लाउकन महोदय ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि न्याय भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है, लेकिन प्लेटो कहा है कि न्याय न्याय भय का शिशु नहीं है एवं कमजोरों की आवश्यकता नहीं है। ग्लाउकन महोदय कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता। वह ये कहते हैं कि न्याय जो है यह क्या करता है? भय का, ठीक है, निर्माण करता है, शिशु है और यह कमजोरों की आवश्यकता है। लेकिन प्लेटो इसका भी खंडन करते हुए कहता है कि न्याय भय का शिशु नहीं हो सकता और यह कमजोरों की आवश्यकता नहीं है। इसको आगे की कड़ी में प्लेटो अपने विचारों के माध्यम से कहता है। प्लेटो ने कहा कि हम नियमों का पालन इसलिए करते हैं जिससे कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके और कानूनों की आवश्यकता सिर्फ गरीबों को ही नहीं बल्कि सभी को होती है, क्योंकि व्यवस्थित शासन में ही व्यवस्थित जीवन जिया जा सकता है। प्लेटो कहता है कि हम नियमों का पालन इसलिए करते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। उसके कहने का मतलब है कि नियम कानून यदि बने रहेंगे तभी वहाँ पे सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है और कानूनों की आवश्यकता सिर्फ गरीबों को ही नहीं है बल्कि सभी को होती है, क्योंकि क्या होगा कि जब न्याय होगा तभी व्यवस्थित शासन प्रणाली वहाँ पे होगी और व्यवस्थित जीवन जिया जा सकता है, ऐसा प्लेटो कहता है। आगे की कड़ी में हम लोग देखते हैं तो प्लेटो जो होता है यह आत्मा के 3 गुण बताता है। प्लेटो जो है आत्मा के 3 गुण बताता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को जो दार्शनिक सिद्धांत वगैरह हैं और जो भी विचारक हैं उनकी महत्वपूर्ण बातों को आप कहानी के तौर पे समझेंगे और जो उनके मुख्य मुख्य बुक्स हैं उनके थॉट्स हैं बस उन्हीं को आप कैच करिए। बाकी बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने संक्षिप्त में आप लोगों को इसमें नोट्स में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो प्लेटो जो है आत्मा के 3 गुण बताता है। वह कौन कौन से गुण हैं? तो पहला बताता है कि बुद्धि, जो कि दार्शनिक वर्ग में कहता है कि जो बुद्धि में प्रवीण होंगे वह दार्शनिक वर्ग के अंतर्गत आएंगे और जिनके अंदर शौर्य होगा वह सैनिक वर्ग के अंतर आएंगे और जिनके अंदर तृष्णा होगी वह उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो प्रश्न ये बनता है कि प्लेटो कहता है, जो प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए हैं, तो शौर्य जो है यह गुण यह किस वर्ग के लोगों के लिए है? तो यह सैनिक वर्ग के लिए है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बुद्धि किस वर्ग के लिए? दार्शनिक वर्ग के लिए। तृष्णा किस वर्ग के लिए? तो ये उत्पादक वर्ग के लिए प्लेटो ने आत्मा के गुण को बताया है। आगे हम लोग देखते हैं, दार्शनिक वर्ग के द्वारा सद्गुण और विवेक का प्रयोग किया जाता है। प्लेटो कहता है कि दार्शनिक वर्ग के द्वारा सद्गुण और विवेक का प्रयोग किया जाता है। प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक वर्ग होते हैं वह अपने बुद्धि के माध्यम से सद्गुण और विवेक का प्रयोग करते हैं और कहता है कि सैनिक वर्ग के द्वारा साहस वर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्लेटो का कहना है कि जो सैनिक वर्ग है वह साहस अपना दिखाते हैं, यानी साहस के वर्ग का प्रयोग करते हैं। आगे की कड़ी में प्लेटो कहता है कि जब संयम को साहस का संरक्षण मिल जाता है और विवेक से मार्गदर्शन मिल जाता है तो न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो कहना ये चाहता है कि जब जो संयम होता है उसको साहस का संरक्षण मिल जाता है, यानी कि जो बुद्धि होती है उसे साहस के संरक्षण मिल जाता है और जो विवेक से उसको क्या हो, मार्गदर्शन मिल जाए, तब जाके क्या होता है, न्याय की स्थापना उस जगह होती है। इस तरह से प्लेटो का कहना है। आगे की कड़ी में प्लेटो देखते हैं क्या सिद्धांत देता है। देखिए आगे की कड़ी में प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी जो विचार हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए प्लेटो ने दार्शनिक शासक संबंधी जो विचार दिए हैं, चूंकि प्लेटो सुकरात का शिष्य था और सुकरात संवाद शैली अर्थात बातचीत के माध्यम से अपने विचारों को रखता था, इसलिए प्लेटो भी अपने सभी ग्रंथों में संवाद शैली का ही प्रयोग किया है। चूंकि प्लेटो जो था वह सुकरात का शिष्य था, ये जैसा कि हम लोगों ने आगे पढ़ा, और सुकरात जो था वह संवाद शैली अर्थात बातचीत के माध्यम से अपने विचारों को लोगों के सामने रखता था और इन्हीं विचारों से प्रभावित हुआ था प्लेटो, जो कि अपने सभी ग्रंथों में संवाद शैली का ही प्रयोग किया है। ठीक है, इसके जितने भी ग्रंथ हैं, रिपब्लिक हो गया
और इसके मीनो हो गया, स्टेट्समैन को, सभी में इसने क्या किया है, संवाद शैली का ही प्रयोग किया है। आगे कड़ी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुकरात ने दार्शनिक शासक के लिए एक महत्वपूर्ण बात कही थी। तो इसको हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। जो सुकरात ने दार्शनिक शासक के लिए एक महत्वपूर्ण जो बातें बताई थी वह कौन सी बात थी, तो वह बात थी कि सद्गुण ही ज्ञान है। उसने कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर अंदर सद्गुण होगा उसके माध्यम से वह क्या करेगा, लोगों को प्रभावित करेगा और ज्ञान की बातें बताएगा। यानी कि सद्गुण हमारे अंदर है तो वही ज्ञान है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, सुकरात ने कहा था, जो कि प्लेटो को भी इस विचार से काफ़ी प्लेटो भी प्रभावित हुआ था और सहमत भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। प्लेटो कहता है कि तथ्यों की जानकारी मात्र प्राप्त करना ज्ञान नहीं है। वह कहता है कि तथ्यों के पीछे जो सच्चाई व अच्छाई छुपी है उसे ज्ञान कहते हैं। प्लेटो कहता है कि तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना मात्र ज्ञान नहीं होता है। वह यह कहना चाहता है कि जो तथ्य है उनके पीछे जो सच्चाई छुपी है उसको जानना ही ज्ञान होता है। यानी कि तथ्यों की जानकारी केवल रखना यह ज्ञान नहीं है, उसके पीछे जो असली सच्चाई है उसकी जानकारी रखना ही ज्ञान है, ऐसा प्लेटो कहता है। आगे की कड़ी में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्लेटो ने कहा कि शासक ऐसा होना चाहिए जो लाभ, मोह, क्रोध और तृष्णा आदि से मुक्त हो, वही शासक योग्य होगा। प्लेटो कहता है कि शासक ऐसा होना चाहिए जो लाभ, मोह, क्रोध, तृष्णा इन सभी चीज़ों से वह क्या हो, मुक्त हो, तभी क्या होगा, वह शासक के योग्य होगा। और दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है। और वह जो उसका शासक होता है, दार्शनिक शासक होता है, उसको सभी शक्तियाँ प्रदान करता है। ठीक है, यानी वह कहता है कि जो दार्शनिक शासक होगा वही सब कुछ, जो नियम कानून जो बनाएगा राज्य में वही लागू होगा। इसमें वह जनता की सहमति नहीं लेता है, लेकिन वह दार्शनिक शासक को यह भी कहता है कि वह लाभ, मोह और क्रोध, तृष्णा से क्या हो, मुक्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्लेटो कहता है। आइए देखते हैं प्लेटो के न्याय की विशेषताएं क्या क्या थीं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह अंतर आत्मा से संबंधित वस्तु है। प्लेटो ने न्याय की प्रथम विशेषता में कहा कि यह अंतर आत्मा से संबंधित वस्तु, यानी उसने कहा था यह जो होगी विशेषता आपके अंतर आत्मा, आपके अंदर से जो भी गुण होंगे उसकी जो यह संबंधित वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, बाहरी चीज़ों को देखकर नहीं, आपके अंतर आत्मा से संबंधित यह वस्तु होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके अंतर आत्मा से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है यह नैतिकता से संबंधित होने चाहिए। और आगे कहता है कि यह नैतिक, लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए संबंधित जो भी चीज़ें होनी चाहिए, न्याय। ठीक है, तीसरा पॉइंट में कहता है दो प्रकार का न्याय, व्यक्तित्व व राज्य का न्याय है। वह कहता है कि दो प्रकार का न्याय व्यक्तित्व व राज्य का न्याय है। आगे के पॉइंट में कहता है न्याय का आधार जो होगा वह क्या होगा, कर्तव्य पालन होगा। प्लेटो कहता है कि न्याय का जो आधार होगा वह क्या होगा, कर्तव्य पालन होगा। यानी जो दार्शनिक राजा होगा उसके न्याय का आधार क्या होना चाहिए, कर्तव्य पालन होना चाहिए। वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तभी उस राज्य में न्याय होगा, ऐसा प्लेटो कहता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, न्याय का पालन करने के लिए दार्शनिक शासक को सौंपता है। ठीक है, यानी प्लेटो कहता है कि न्याय का पालन करने के लिए वह दार्शनिक शासक को जो शक्तियाँ सौंपता है वह असीमित शक्तियाँ देता है। वह किसे देता है, दार्शनिक शासक को देता है कि वह न्याय का पालन कर सके राज्य में। आगे के पॉइंट में प्लेटो कहता है शिक्षा व साम्यवाद को न्यायपूर्वक मानता है। प्लेटो ने बहुत अच्छा अपना विचार दिया है कि शिक्षा व साम्यवाद को भी उसने न्यायपूर्वक माना है। साम्यवाद क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो प्लेटो के न्याय की आलोचना, प्लेटो की कुछ न्याय की आलोचना भी की गई हैं। ठीक है, और देखते हैं कि प्लेटो की जो न्याय की आलोचना है वह किस प्रकार से की गई हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहले पॉइंट में प्लेटो की न्याय की आलोचना में प्लेटो विधि के शासन की मांग नहीं करता है। सबसे पहले इसकी जो आलोचना होती है यह विधि के शासन की मांग नहीं करता है, यानी कि कोई नियम कानून राज्य में होना चाहिए इसका मांग वह नहीं करता है राजा से। वह डायरेक्ट सभी शक्तियां केवल राजा को दे देता है कि राजा जो चाहेगा
वही नियम जो लागू कर देगा होगा, ठीक है। इसमें किसी की वह सहमति नहीं लेता है, ठीक है। इसी को प्लेटो कहता है। प्लेटो की आलोचना की जाती है कि प्लेटो जो है विधि के शासन की मांग नहीं करता है, वहाँ पे कोई कानून ही नहीं होगा, ठीक है। अगले पॉइंट में उसकी आलोचना के माध्यम बताया गया है, नैतिकता समाज सापेक्ष होती है जो समाज के साथ बदलती जाती है। वह कहता है कि जो नैतिकता है वह समाज के सापेक्ष होती है, जो समाज के साथ बदलती जाती है, जो कि बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। नैतिकता समाज के सापेक्ष नहीं हो सकती, ठीक है। ठीक है, समाज अभी किस प्रकार का होगा, ठीक है, यह नैतिकता उसके साथ नहीं चल सकती, बल्कि नैतिकता के साथ समाज को चलना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्लेटो इस तरह से जो अपने विशेषता बताया उसकी यह आलोचना की गई है। आगे के पॉइंट में देखिए बताया गया है कि दार्शनिक शासक को सभी शक्तियां सौंपता है जो निरंकुश शासन के समान है। प्लेटो ने क्या किया है कि दार्शनिक शासक को सभी शक्तियां सौंप दिया है। जब किसी को सारी शक्तियां सौंप देंगे तो वह जो चाहेगा अपने मन से करेगा, जो भी व्यवस्थाएं लागू करेगा उसको सभी को मानना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निरंकुश शासन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, निरंकुश शासन होता है, जो कि यह एक उसकी आलोचना है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्लेटो ने कर्तव्य पालन की बात तो कही है लेकिन अधिकारों की बात नहीं की है। प्लेटो ने कर्तव्य पालन की तो बात बताया कि यह कर्तव्य पालन होगा इस तरह से, लेकिन क्या क्या अधिकार होंगे, राज्य में लोगों को क्या अधिकार होंगे, राजा के क्या अधिकार होंगे, इसका वह वर्णन नहीं किया है, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार की उसकी आलोचना है। आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं, प्लेटो निम्न वर्ग के उत्थान व सामाजिक न्याय की अवहेलना करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेटो ने निम्न वर्ग के उत्थान व सामाजिक न्याय की अवहेलना करता है। प्लेटो ने कहा है कि जो निम्न वर्ग होंगे उनके उत्थान की बातें नहीं करता, उनके सामाजिक न्याय की बातें ही नहीं करता है, अवहेलना करता है, जिसके कारण यह भी उसकी आलोचना है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो वर्तमान में न्याय का मूल मंत्र है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो यह कह रहा है कि निम्न वर्ग का उत्थान और सामाजिक न्याय की अवहेलना करता है, लेकिन अवहेलना करना क्या होता है कि यह न्याय का मूल मंत्र है लोगों का, ठीक है। यदि जो निम्न वर्ग है, जो बहुत गरीब लोग हैं, यदि उनका उत्थान नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे न्याय होगा ही नहीं। लोग जो बड़े बड़े लोग होंगे वह लोगों को दबा के रखेंगे, जो कि न्याय संगत नहीं होगा। तो इसी को कहा गया है जो वर्तमान में न्याय का मूल मंत्र है, ठीक है। तो ये प्लेटो का आलोचना थी। आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। देखिए दोस्तों, प्लेटो ने कुछ शिक्षा संबंधी विचार भी दिए हैं। देखिए पहला पॉइंट में बताया गया है, प्लेटो के शिक्षा संबंधित विचार एथेंस और स्पार्टा से प्रभावित है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि प्लेटो के जो शिक्षा संबंधी विचार थे वह एथेंस और स्पार्टा से प्रभावित हैं, ठीक है। यानी कि एथेंस में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी और स्पार्टा में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उससे इसके जो विचार थे वह प्रभावित थे, ठीक है। तो और एथेंस में मानसिक शिक्षा दी जाती थी और स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। इन दोनों से ही प्लेटो के विचार प्रभावित हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं, प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था में स्त्री व पुरुष को समान अधिकार देता है। यह बहुत अच्छी बात है कि प्लेटो ने अपने शिक्षा व्यवस्था में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिया। ये प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार की एक खास बात है। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे बन जाएगा कभी कि प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार इनमें से क्या है, तो ये दे देगा कि स्त्री व पुरुष को समान अधिकार देता था प्लेटो, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों को ही शिक्षा में समान अधिकार देता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसकी शिक्षा व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। प्लेटो ने ये बहुत बड़ी बात इसमें बताया है अपनी शिक्षा व्यवस्था में कि इसने अपने जो शिक्षा व्यवस्था में जो व्यवस्था किया था वह केवल अभिभावक वर्ग के लिए किया था, ठीक, अभिभावक वर्ग के लिए किया था। इसमें ये भी उसकी विशेषता है। आगे हम लोग देखते हैं, प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा को न्याय पूरक सिद्धांत बताता है और कहता है कि शिक्षा समाज में सद्गुणों का विकास करती है। प्लेटो अपनी रिपब्लिक में शिक्षा को न्यायपूरक बताता है और कहता है कि शिक्षा के माध्यम से इस समाज में क्या होगा, सद्गुण का विकास होगा, जो कि सुकरात का यह एक वक्तव्य था, ठीक है, जिससे प्लेटो भी प्रभावित हुआ था। तो वह भी कहता है अपने रिपब्लिक में कि समाज में सद्गुण का विकास यदि करना हो तो न्यायपूरक सिद्धांत
होना चाहिए वहाँ पे। तो यह बहुत अच्छी बात है प्लेटो की। आगे हम लोग देखते हैं, प्लेटो ने कहा कि अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर रास्ता ही शिक्षा है। प्लेटो ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर का रास्ता जो है शिक्षा है। कितनी अच्छी बात बताई गई, जो कि आज के समय भी यह ठीक है लागू होती कि अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर जो रास्ता होता है वही असली आपकी शिक्षा होती है। यानी आप शिक्षा किसी भी प्रकार की ग्रहण कर लें, लेकिन आप अज्ञानी रह गए, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से मौलिकता आपकी नैतिकता नहीं है, मौलिकता नहीं है, तो वह आपकी शिक्षा बेकार है। ठीक है, इसी बात को प्लेटो कहना चाहता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर की जो रास्ता है वही क्या है, शिक्षा है। आगे के पॉइंट में बार्कर ने प्लेटो के बारे में कुछ बातें कही है, देखते हैं हम लोग। बार्कर ने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के बारे में कहा है कि रिपब्लिक भारतीय मानव दर्शन की मूल भूत कृति है। यह प्रश्न बनता है कि किसने कहा है कि प्लेटो की पुस्तक के बारे में जो कि रिपब्लिक है कि यह भारतीय मानव दर्शन की मूलभूत कृति है। तो यह जो आंसर बनेगा आपका बार्कर। ठीक है, बार्कर ने कहा है किसके विषय में, प्लेटो के रिपब्लिक पुस्तक के विषय में कहा है रिपब्लिक जो है भारतीय मानव दर्शन की मूलभूत कृति है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद है, आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं। एक बार दो बार खुद से जब नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। आगे हम लोग चलिए देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की अच्छाई एवं कमियां। प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा योजना दिया था उसकी अच्छाई और कमियां क्या हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी अच्छाई देखते हैं। तो अच्छाई में पहला पॉइंट यदि देखते हैं तो प्लेटो ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा व्यवस्था किया था, बिल्कुल ये उसकी एक अच्छाई थी। दूसरा पॉइंट है रेखा गणित, अंक गणित, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र की शिक्षा का भी व्यवस्था किया था उसने। उसने रेखा गणित, अंक गणित, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र की अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी योजना बनाई थी। तीसरा उसका है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, उसने शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया था। चौथा है उसका व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक शिक्षा की व्यवस्था, वह अपनी शिक्षा को व्यवहारिक और सैद्धांतिक शिक्षा भी देना चाहता था। ठीक है, तो यह उसकी क्या है, ये शिक्षा की जो व्यवस्था है ये उसकी अच्छाई हैं। कुछ कमियां भी हैं जिसको हम लोग देखते हैं। पहले जैसे पॉइंट हो गया आपके, इसकी शिक्षा व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो इसकी जो शिक्षा व्यवस्था थी, इसने अपने शिक्षा व्यवस्था को दियोनिसिस के जो दियोनिसिस राजा थे उस पे इसने व्यवहारिक रूप देना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी। तो यह एक उसकी एक कमी थी। दूसरा जो है आपका, यह बहुत खर्चीली एवं लंबी पद्धति थी। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी बहुत खर्चीली थी, इसमें बहुत धन लगते थे और यह बहुत लंबी पद्धति, बहुत ज़्यादा समय तक यह शिक्षा व्यवस्था उसकी थी, जो कि यह भी एक कमी थी। आगे हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में उसकी कमी एक प्रकार की इस प्रकार की भी है, इसकी शिक्षा व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए थी। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि केवल अभिभावक वर्ग के लिए यदि शिक्षा हो तो यह भी एक प्रकार की कमी है। सभी लोगों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, निम्न वर्ग के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, अभिभावक वर्ग के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, यानी सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन प्लेटो केवल अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, जो कि एक प्रकार की यह कमी है। आगे हम लोग नोट देखते हैं, नोट में कुछ पॉइंट है। आर्थर मूरे ने कहा है कि दर्शन प्रौढ़ों का विषय है। इसी विषय में आर्थर मूरे ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्लेटो के कि जो शिक्षा है वह क्या है, दर्शन मतलब दर्शन को उसने कहा था कि दर्शन होगा यह प्रौढ़ों का विषय है। ठीक है, दर्शन जो है केवल ये प्रौढ़ों का विषय, ये लोगों छोटे लोगों का नहीं है। ठीक है, 18 से 20 साल के लोगों को दर्शन पढ़ने नहीं चाहिए, ये प्रौढ़ों को पढ़ना चाहिए दर्शन। ठीक है, ऐसा आर्थर मूरे ने कहा। यह प्रश्न बनता है कि किसने कहा है कि दर्शन प्रौढ़ों का विषय है, तो ये आर्थर महोदय ने कहा। यह प्रश्न कई बार बना है। आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो के विषय में रूसो ने भी कुछ कहा है, उसे हम लोग देखते हैं। रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसका वर्णन वह अपनी पुस्तक इमाइली में करता है। तो रूसो ने भी जो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक उसके बारे में कहता है कि यह सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसका जो वर्णन है रूसो की जो पुस्तक इमाली है इसमें अपना वह वर्णन करता है प्लेटो के रिपब्लिक के विषय में, शिक्षा व्यवस्था के। ठीक है, तो यह किसने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो रूसो ने कहा है। और इसका वर्णन किस पुस्तक में वह करता है, तो वह इमाली नामक अपनी पुस्तक में करता है। आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं
प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है। इसे यूनेस्को के प्रस्तावना में भी लिखा गया है। प्लेटो ने कहा है कि जो शिक्षा है यह मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है, यानी कहना चाहता है कि शिक्षा के माध्यम से मानसिक रोगों, जो मानसिक विकृति है उसे हम लोग दूर कर सकते हैं, ऐसा प्लेटो कहता है। और इसकी इस लाइन को यूनेस्को ने अपने प्रस्तावना में भी सम्मिलित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, यूनेस्को ने इस लाइन को अपनी प्रस्तावना में भी सम्मिलित किया है। कौन सी लाइन को? तो इस लाइन को कि शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है, इसे यूनेस्को ने अपनी प्रस्तावना में भी शामिल किया है। तो प्रश्न बनेगा कि प्लेटो के किस किस लाइन को यूनेस्को ने अपनी प्रस्तावना में शामिल किया है? तो शिक्षा मानसिक रोगों की मानसिक इलाज है, इसी लाइन को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्लेटो ने कहा है कि युद्ध मानव मस्तिष्क से लड़ा जाता है, यदि इसे मस्तिष्क में ही मिटा दिया जाए तो युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। प्लेटो कहता है कि जो युद्ध होता है, जो समाज में जो लोग लड़ते झगड़ते हैं, जो राज्य एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, यह मानसिक, ठीक है, मानसिक क्रिया होती है। यदि इसे हम मानसिक रूप से ही उसकी मिटा दें, उसे उसका ब्रेन वॉश कर दें, उसको ऐसे शिक्षा प्रदान कर दें कि वह युद्ध लड़ना नहीं चाहे, तो ठीक है, यह क्या होगा? ये इस तरह से वह कहता है कि मानसिक रोगों को ही यदि मिटा दिया जाए तो युद्ध कभी नहीं लड़ा जाएगा। यानी वह कहता है कि जो युद्ध है मानसिक मस्तिष्क से लड़ा जाता है, मस्तिष्क में इस विचार को ही हम खत्म कर दें तो युद्ध कभी नहीं होगा, इस तरह से प्लेटो कहना चाहता है। आगे हम लोग देखते हैं। प्लेटो शिक्षा और साम्यवाद को न्याय सिद्धांत का पूरक मानता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, साम्यवाद क्या है उसके विषय में मैंने कहा था कि आगे हम लोग देखेंगे। तो साम्य जो वाद है वह विवेकपूर्ण परिस्थितियां होती हैं। तो विवेकपूर्ण परिस्थितियां क्या होती हैं, कैसे हम समझेंगे कि साम्यवाद है वह? तो जब परिस्थितियां सही नहीं हो तो विवेक सही काम करे तो इसे साम्यवाद कहा जाता है। यानी कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो, लेकिन आप अपने विवेक बुद्धि से उस समय आप सही निर्णय लेते हैं, वही आपका साम्यवाद कहलाता है। ठीक है, यानी विवेकपूर्ण परिस्थितियां, ठीक है, यही आपका साम्यवाद होता है। यानी कहने का मतलब है, जब आपके सामने परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं हो लेकिन आप अपने मस्तिष्क से विवेक से काम करते हैं, तो वही साम्यवाद कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये था प्लेटो से संबंधित उसके कुछ थॉट्स, उसके कुछ विचार, उसके शिक्षा संबंधी कुछ विचार, उसके कुछ कमियां, जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में हमने देखा। प्लेटो से संबंधित इससे मुझे लगता है कुछ बाहर नहीं आपके एग्जाम में आएगा, कुछ उसके पुस्तकें होंगे, कुछ जो उसके लाइनें हैं जिनको हम लोग अगले किसी एक छोटे वीडियो में हम लोग देख लेंगे, जो उसके थॉट्स वगैरह हैं जो भी छूटे हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यदि वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर करिएगा ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ ले सकें। मैंने आप लोगों को बहुत से साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है, किताबी भाषा में यह नहीं था। थोड़ा सा अपने शब्दों में मैंने इसे नोट्स बनाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी कोई कमी रही हो तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।